नमस्कार, मैं हूं गायत्री व्यास। वीएनएम न्यूज रूम से आप सबका स्वागत करती हूं। हिंदुस्तान कोरोना वायरस से लड़ रहा है और हर घंटे ये कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले वैश्विक आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो आज अभी शाम 6 बजे तक जो आंकड़े सामने आए हैं वो है 1,86,07,129। ये वैश्विक आंकड़े हैं कोरोना वायरस केसेस के। डेथ जो हुई है वो है 1,15,278 और जो रिकवर्ड हुए हैं वो है 4,34,098 लोग। 4,34,098 लोग ठीक होकर घर चले गए हैं। ये वैश्विक आंकड़े मैंने आपको बताए कोरोना वायरस केसेस के। अब भारत के कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या देखें तो वो है 9,539, जिसमें 8,064 लोगों का इलाज चल रहा है और ठीक होकर घर जो चले गए हैं वो है 1,140 और मृत्यु की संख्या है 335। ये जो आंकड़े मैंने बताए हैं वो शाम 6 बजे तक के आंकड़े हैं दुनिया और देश के। अब एक खास बात, कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। हो सकता है लॉकडाउन का पीरियड बढ़ेगा, हो सकता है कुछ शहरों में, कुछ राज्यों में, कुछ जगहों पर छूट छाट मिलेगी, मगर ये सारी चीज़ें, ये सारी अटकलें कल सुबह 10 बजे सबके सामने आने वाली है। कल सुबह 10 बजे जब नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे देश को, तब तक लोगों को इंतज़ार रहेगा कि कल क्या होने वाला है। सूत्रों के आधार पर अगर बताएं तो हो सकता है कि ये अवधि बढ़ने वाली है लॉकडाउन की। अब वडोदरा की बात करते हैं। वडोदरा में आज शाम 6 बजे तक 6 नए केस कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं, जिसमें एक दंपत्ति है, पति पत्नी दोनों का कोरोना पॉजिटिव आया है। और गुजरात के आंकड़ों पर नजर डालें तो गुजरात शाम 5 बजे तक 544 केस सामने आए हैं। आज शाम तक के ये आंकड़े। जिस तरह तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है देश और दुनिया पर, उससे लड़ने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और इस प्रयास में सभी सफल हो, उसी के लिए आम जनता का सहयोग बेहद जरूरी होगा। और अब डालते हैं नजर आज शहर में क्या हुआ उसी के ऊपर। देखते हैं आज की हेडलाइन पर एक नजर। संस्कारी नगरी में भाजपा के नेता की असंस्कारिता, काम नहीं होने पर बीच सड़क उतारे कपड़े। कोरोना को रोकने प्रशासन की ठोस रणनीति, जोनिंग, स्क्रीनिंग, सैंपलिंग की कार्यवाही जारी। और देना गांव के किसानों को नहीं मिल रहे फसल के खरीदार, जनधन योजना का लाभ भी खटाई में। कोरोना वायरस से बचने के लिए कई प्रयास सरकार द्वारा और स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। लोगों के घरों के आसपास, यानी कि हर विस्तार में, हर वार्ड में सैनिटाइजिंग का काम करना बेहद जरूरी हो गया है और सरकार द्वारा ये प्रावधान भी किए गए हैं। कई सोसाइटियों में वो काम हो चुका है ये, और कई सोसाइटियां अभी भी बाकी है। लोगों की शिकायतें आती ही रहती हैं कि हमारे वार्ड में ये सैनिटाइजिंग का काम नहीं हुआ है। ऐसा ही वडोदरा शहर की वार्ड नंबर 4 की सोसाइटी का मामला आज सामने आया और ये मामला वहां के जो कॉरपोरेटर है कल्पेश पटेल, उनकी हरकत आज वहां पर ऐसी हुई कि वडोदरा आज शर्मसार हुआ।
कोरोना की महामारी के बीच नगर सेवकों द्वारा अपने अपने इलाकों में सैनिटाइजिंग कराया जा रहा होने की खबरें लगातार उठ रही है, लेकिन आज इस मामले को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिससे सारे लोग भौचक्के रह गए। दरअसल पिछले कई सालों से वडोदरा महानगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी का राज है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी मांजलपुर के नगर सेवक वार्ड नंबर 4 के नगर सेवक कल्पेश पटेल ने उनके इलाके में सैनिटाइजिंग नहीं होने की और कांग्रेस के नगर सेवक के इलाके में दवाई का छिड़काव हुआ होने की शिकायत करते हुए वार्ड नंबर 4 कार्यालय में हंगामा किया और वार्ड के कर्मचारियों से गाली गलौज की। इतने से बात नहीं बनने पर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक कल्पेश पटेल कपड़े उतारकर सड़क पर खड़े हो गए और अपनी कार भी कार्यालय के आगे पार्क कर दी। इस मामले कांग्रेस के नगर सेवक चिराग जवेरी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। भाजपा के नगर सेवक कल्पेश पटेल ने भी वीएनएम से टेलीफोनिक बातचीत में इन सभी आरोपों को खारिज किया है। आखी घटना શું બની હતી? આજે શા માટે તમારે અર્ધનગ્ન થવું પડ્યું હતું? એ થવું પડ્યું એ એક આકસ્મિક બનાવ હતો। ગાડી પાર્કિંગ હતી, ગાડીને વ્યવસ્થિત મૂકવા જતા એ ગાડીમાં લેંગો ફસાયો, એ ફાટી ગયો હતો। વિષય એ હતો। હા, એટલે વાત વર્ષોના પ્રમાણે વાત જાણવા મળી રહી છે કે તમે ત્યાં કઈ અધિકારીઓ સાથે કઈક બોલાબોલી કરી હતી કે શું હતું આખું મામલો? આમ એકચ્યુઅલી 10 દિવસથી અમારા સોસાયટીના લિસ્ટ બધા જે ક્વોરન્ટાઇન કેસ હોય એ સેનેટાઈઝ કરવાના હોય, એ સેનેટાઈઝ જે થવું જોઈએ એ ક્વોરન્ટાઇન કેસ ના થાય ને બીજી દિશામાં જતા હોય ને બીજી દિશામાં જઈને પક્ષપાત કરીને કોંગ્રેસના એક જ પ્રતિનિધિઓ એમના ફેવરમાં કામ કરતા હોય, જ્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના 3 પ્રતિનિધિ ચૂંટાયેલા હોય એમને એક પણ સેનેટાઈઝ એમનું એક પણ સૂચન ધ્યાનમાં ના લેવાય અને અમારા સૂચન ઉપર વિરોધ પક્ષના નેતા ચિરાગભાઈ ઝવેરી જયારે કામ કરતા હોય એવી રીતનો એક ભાવ ઉભો કરીને પક્ષપાત અધિકારી ઉભા કરતા હોય ત્યારે અમને ફરજ પડી કે એમને ધ્યાન દોરવાની। ત્યારે અમે અમારા ડેપ્યુટી મેયરશ્રી, અમારા મેયરશ્રી અને એમના કમિશનરશ્રીને પણ ધ્યાન દોર્યું હતું વારંવાર। તે છતાંય આ વિષયના એમના ધ્યાન પર લઈને પ્રોપર કામગીરી ના કરતા અમારે આજે ત્યાં રજૂઆત કરવા જવું પડ્યું। અને એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ત્યાં એટલી વિવિધ ભાષામાં વાતચીત કરતા હતા, તો એટલે આવી રીતે જો જનતાની વચ્ચે રહેવું હોય તો આવી રીતે મતલબ જુદા જુદા શબ્દોનો ઉપયોગ ના કરવો જોઈએ એવું પણ સાંભળવામાં આવ્યું છે। ત્યાં આગળ કોઈ જનતા હતી નહીં, વોર્ડ ઓફિસરના વર્કરો કામ કરતા હતા, એ જ લોકો ભેગા થયા હતા। અને બીજું કે અમે હોમ ક્વોરન્ટાઇન અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગને ધ્યાનમાં રાખીને અમે ચેમ્બરમાં રજૂઆત કરી હતી। રજૂઆતને ધ્યાનમાં ના લેતા વોર્ડ ઓફિસરનો ઉદ્ધત જવાબને એને ધ્યાનમાં લેતા અમે એમને રોકવાનું એ રોકાઈ નતા, ગાડી લઈને નીકળી જતા હતા, માટે અમારે એમને રોકવાની ફરજ પડી ને એમને રજૂઆત ધ્યાન પર લેવા માટે અમને વિનંતી કરતા હતા। પણ આ વાત ચોક્કસ છે કે તમારા કામ ન થવાના કારણે તમે તમારા કપડા મતલબ કે જે અર્ધનગ્ન થયા હતા એવું? એ તદ્દન રાજકીય દાવપેચ છે અને વાહિયાત વાત છે। ગાડી પાર્કિંગ કરવા જતા લેંગો મારો અંદર પેન્ટમાં એના દરવાજામાં ફસાતા એ મારે ફાટી ગયો હતો લેંગો। ઓકે, તો આ ફોટો કેવી રીતે વાયરલ થયો તમારો? કોઈ વિષય નથી બનતો, મારે શા માટે એવું કરવું પડે? તો આ ફોટો કેમ વાયરલ થયો તમારો? આવો એ ફોટો લેંગો ફાટી ગયો નીકળ્યો હોય તો ફોટો વાયરલ થાય ને, એવું છે? લેંગો ફાટી ગયો, બીજો લેંગો આવતા સુધી પણ પછી મારે ગાડીમાં બેસવું પડ્યું, એ બધું ના આવ્યું ને આવો ફોટો વાયરલ થાય, એ આ વાહિયાત વાત છે અને રાજકીય રોટલા શેકવાનો દાવ છે એવું મારું માનવું છે। હા, પણ તમે એ વાત કરી રહ્યા છો કે કોંગ્રેસના નેતા ચિરાગ ઝવેરીનું અત્યારે બધા સાંભળી રહ્યા છે, તો ચૂંટાયેલી પાક તો તમારી છે, તો તમારા કામ કેમ નથી થતા? વર્ષોથી 30 વર્ષથી ચૂંટાતા ચિરાગભાઈ ઝવેરી વર્ષોથી ચૂંટાય છે, અધિકારીઓને બાનમાં લે છે, અધિકારીઓને ધમકાવે છે, અધિકારીઓને ખોટા ચિઠ્ઠા ખિસ્સામાં લઈને ફરે છે, એટલે અધિકારીઓને શું થયું હોય ગભરાઈને ચિરાગભાઈની વાત બધી કરતા હોય ને અમારા કામ પેન્ડિંગમાં રાખતા હોય, એમના કામ પ્રાયોરિટીમાં લેતા હોય છે। આજે બનાવો તો હું બનાવની સ્થળે 1:30 વાગે પહોંચ્યો। 10:30 વાગ્યાથી સવારે વોર્ડ નંબર 4ની ઓફિસમાં આ કાઉન્સિલર શ્રી કલ્પેશભાઈ ધમાલ કરી રહ્યા હતા એવી મને જાણવા મળ્યું। પણ હું 1:30 વાગે ત્યાં ઘડી મારી પરમિશન લેવા પહોંચ્યો ત્યારે એ લેઘો કાઢીને અર્ધનગ્ન અવસ્થામાં ઉભેલા હતા। એટલે મેં વોર્ડ ઓફિસરને બધાને પૂછ્યું કે શું થયું છે આ બધું?
અને મેં કલ્પેશને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, ભાઈ શું થયું છે તારે, તો આ કપડાં કાઢીને ઉભા છે નગ્ન અવસ્થામાં. એટલે વોર્ડ ઓફિસરે કીધું 10:30 વાગ્યાથી મને આસિસ્ટન્ટ કમિશનરને ગાળાગાળી કરે છે અને આખો સ્ટાફને બાનમાં લઈ લીધો છે અને કોઈને બહાર જવા દેતા નથી ને કોઈને અંદર આવવા દેતા નથી અને વચ્ચોવચ્ચ ગાડી પાર્ક કરી દીધી છે અને અપશબ્દો પર અપશબ્દો બોલ્યા કરે છે અને મારવાની ધમકી આપ્યા કરે છે અને આ અમને તેમને. મેં સમજાવ્યું ભાઈ કે ભાઈ અત્યારે જે વડોદરા શહેર નહીં આખા દેશની અંદર જે કોરોનાનો ખતરો ચાલે છે એની અંદર આવા ઝઘડા કરીને કોઈ કામ થાય નહીં. અત્યારનો સમય લોકોને મદદ કરવાનો છે કે જે રીતે હું 4 વાહન લઈને પ્રાઇવેટ સેનિટાઈઝ કરું છું, મારા ખર્ચે જોખમે અને પોતાની જાતના જોખમે આપણે લોકોની વચ્ચે જઈને કામ કર્યા છે. માંજલપુરનું મોટા ભાગનું સેનિટાઇઝેશન અમે પ્રાઇવેટ મારા વ્હીકલોથી કરીએ છીએ. એટલે હવે કામો માટે કે કચરો ના ઉપડ્યો કદાચ તો અધિકારી જોડે કોઈ શિસ્તબદ્ધ રીતે વાત કરવી જોઈએ. એટલે છતાં પણ ગાળાગાળી કરી. જિગ્નેશ ગોહિલ આસિસ્ટન્ટ કમિશનર, વિજયભાઈ સોલંકી વોર્ડ ઓફિસર, એમની જોડે બી ગાળાગાળી કરી છે. અને જે રીતે આખા સ્ટાફમાં એક ડર પહેરી ગયો, કારણ કે પોતે ક્વોરન્ટાઇન છે, એના ઘરમાં 2 વિદેશથી આવેલા લોકો રહે છે, તેમને બહાર નીકળવાની પરમિશન નથી, છતાં પણ આ રીતે બહાર નીકળી અને આખા સ્ટાફમાં એક ડર ઉભો થઈ ગયો કે કોરોનાનો ચેપ એમને ના લાગી જાય. ત્યારે એમનો એવો પણ આરોપ લગાવ્યો છે એમને કે જે બીજા સાથી કોર્પોરેટર છે એ પોતાના દમ પર બધી કામગીરી કરાઈ રહ્યા છે અને અહીંયા બધાને બાનમાં રાખે છે, એમ કે આટલા વર્ષોથી અહીંયા કાઉન્સિલર રહી ચુક્યા છે કોંગ્રેસના નેતા. તમે એક વાત સાંભળો કે કામગીરી તો પ્રેમથી થાય. કપડા ઉતારી કાઢી, અસભ્ય વર્તન કરી, ગાળાગાળી કરી, કોઈ અધિકારીની એમની પોસ્ટનું મહત્વ નહીં રાખી અને એક ડરનો માહોલ અને જાહેરમાં બોલે કે ભૂતકાળમાં તો મેં ગોળીબાર કરેલા છે, મારી નાખી. આ કોઈ પ્રજાકીય કામ કરવાની પદ્ધતિ નથી. મારી દ્રષ્ટિએ તો મને એવું લાગી રહ્યું છે કે આ એમના મગજની તપાસ કરાવવી જોઈએ, થોડી ઘણી અસર હોવી જોઈએ એવું મને સ્પષ્ટ રીતે દેખાઈ આવે છે કે કોઈ પણ ચૂંટાયેલો પ્રતિનિધિ નગરસેવક 70,000 માણસનો આવી રીતે અર્ધનગ્ન નાગો થઈ જાય એ કઈ મારા મગજમાં સમજમાં આવતું નથી. કોઈ બી વસ્તુનો કે પ્રશ્ન હોય એનો ઉકેલ ચર્ચા વિચારણા હોય અને એમાંથી રસ્તો કાઢવાનો હોય. કપડાં કાઢી નાખી, ગારો બોલી અને જે બિચારા પછાત વર્ગના કર્મચારીઓને એમની જાતિ વિશે ઉશ્કેરણીજનક વાતો કરવી એ ખરેખર મેં સાંભળ્યું છે. હું તે ઘડી હાજર નહોતો, હું 1:30 વાગે પહોંચ્યો અને આ બનાવ તો 10:30 થી ચાલુ છે. એટલે મને એવું લાગે છે કે કંઈક ને કંઈક અસમતુલતા આવી ગઈ છે, કાં હતાશ આવી ગઈ છે, કંઈ પણ કારણ છે. પણ આ રીતે એક પ્રજાના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિએ કોઈ પણ સંજોગોની અંદર વર્તાવ થાય નહીં. અત્યારના આ મહામારીના સમયની અંદર લોકોને મદદરૂપ થવાને બદલે એક ભયનું વાતાવરણ ફેલાવવાનો જે વોર્ડ ઓફિસમાં પ્રયત્ન કર્યો એ ખરેખર નિંદનીય છે અને વડોદરા કોર્પોરેશન માટે કલંકિત દિવસ છે આજનો. એમનો સીધો આરોપ તમારી પર છે કે ચિરાગ ઝવેરી એવું કહી રહ્યા છે માંજલપુર આખા વિસ્તારમાં કે આ બધું હું જ કરાવી રહ્યો છું. તો તમે બી કહી શકો, હું જે કરાવું તે હું કરું, તમે કરાવો એ તમે કહો. એમાં હું કામ કરાવતો હોય તો હું જ કહું ને હું કામ કરાવું છું. અત્યારે હું તમને કહી શકું છું કે હું તમારી જોડે વાત કરું છું, તમે ના કહી શકવાના છો. એવી વાત છે કે હું તો મારું પ્રાઇવેટ સેનિટાઈઝર, મારી પોતાની ગાડીઓ છે 4, એ મારું હું કેમિકલ હું ખરીદું છું, માણસો હું પગાર ચૂકવું છું અને હું સેનિટાઈઝ કરાવું છું તો હું કહી શકું ને. જે રીતે રાજેશ આયરે કરાવે છે, બધા ઘણા કોર્પોરેટર પોતાના ખર્ચે કરાવે છે, એ રીતે હું કરાવતો તો હું કહી શકું ને. ઓકે, ધન્યવાદ ચિરાગભાઈ, ધન્યવાદ. હા, મારું પ્રાઇવેટ સેનિટાઈઝર છે, મારા પોતાના વ્હીકલ છે, હું ભાડું ચૂકવું છું, હું દવા લાવું છું અને મારા કાર્યકરો, મારા છોકરાઓ મહેનત કરે છે અને લોકો જોવે છે કે ચિરાગભાઈ જાતે દવા છાંટવા આવે છે. ओके, धन्यवाद धन्यवाद. कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए कई रणनीति बनाई जा रही है. ऐसी ही आज वडोदरा शहर में ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने 3 रणनीति नई बनाई है. वो क्या है उसके बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को इस रणनीति के बारे में बताया.
कोरोना नामक महामारी से लड़ने के लिए वडोदरा प्रशासन ने शहर की स्थिति को ध्यान में रखकर नई रणनीति तैयार की है, जिसको 3 हिस्सों में बांटा गया है: जोनिंग, स्क्रीनिंग और सैंपलिंग। साथ ही कोरोना केयर और ट्रीटमेंट पर रणनीति बनाई गई है, जिस पर वडोदरा के ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने म्युनिसिपल कमिश्नर नलिन उपाध्याय की उपस्थिति में जानकारी दी। આજે આપના સાથે વાત કરવી છે ખરેખર સેમ્પલિંગ પછીનું શું, સેમ્પલિંગ કર્યા અને પછી પોઝિટિવ આવ્યા અને પોઝિટિવ આવ્યા પછી શું, એટલે એ માટે છેલ્લા 3 દિવસમાં ખૂબ એમાં પણ માઇક્રો પ્લાનિંગ કોર્પોરેશન, ખાસ કરીને આરોગ્ય તંત્ર અને કોર્પોરેશનના એન્જિનિયરિંગ તંત્ર, તમામ તંત્ર કામે લાગ્યું હતું. માન્ય કમિશનરશ્રીના આગેવાનીમાં પૂરા કામગીરી પૂર્ણ કરી. આજે આપના સાથે 3x3 સ્ટ્રેટેજી હું આપના સાથે શેર કરવા માંગુ છું. 3 સ્તરે અને 3 તબક્કામાં ભારત સરકારે કોવિડ માટેના હેલ્થ કેર માટેના નીતિ જે ફાઇનલ કરી એ પ્રમાણે જે કોવિડ પોઝિટિવ પેશન્ટ્સ નોન સિમ્પટમેટિક છે, 0 સિમ્ટમ્સ હોય તો એકદમ અથવા એકદમ માઇલ્ડ સિમ્ટમ્સ હોય, એને હોસ્પિટલ લઈ જવું ફરજિયાત નથી. એમને કોવિડ કેર સેન્ટરમાં લઈ જવાની જરૂર છે. એક વ્યવસ્થા આપ તૈયાર કરો. હોસ્ટેલ્સ અથવા સ્કૂલ્સ અથવા તો સ્ટેડિયમ સુધીની વાત કરી છે. એક તબક્કાએ આવે ત્યારની વાત છે, જ્યાં મિનિમમ ફેસિલિટીઝ હોય, આયુષ ડૉક્ટર હોય, સિમ્પલ નર્સિંગ ફેસિલિટી હોય, ટોયલેટ અને બાકી તમામ ફેસિલિટીઝ, સિમ્પલ મેડિકલ કેર, મિનિમલ મેડિકલ કેરની જરૂરિયાત, એ પ્રમાણેના તમામ વ્યવસ્થા. એટલે કોવિડ કેર સેન્ટર, જેને આપણે CCC નામ આપ્યા છે, કોવિડ કેર સેન્ટર. બીજા સ્તરે છે કોવિડ હેલ્થ સેન્ટર, જ્યાં થોડાક સિમ્ટમ્સ છે, ઓક્સિજન સપોર્ટ ગેરંટીડ મળશે, એલોપેથિક ડૉક્ટર્સના સેવા સુનિશ્ચિત થશે અને જરૂર પડે તો તાત્કાલિક સ્પેશિયલિસ્ટ સેવા અને ICUની સેવા નજીકમાં ઉપલબ્ધ હોય, એ પ્રમાણેના કોવિડ હેલ્થ સેન્ટર. અને ત્રીજા સ્તરે છે ડેડિકેટેડ કોવિડ હોસ્પિટલ. ડેડિકેટેડ કોવિડ હોસ્પિટલમાં સ્પેશિયલિસ્ટ્સ હોય, વેન્ટિલેટર્સ હોય અને તમામ પ્રકારના ટર્શરી કેર ફેસિલિટીઝ ઉપલબ્ધ હોય, આ પ્રમાણેના વ્યવસ્થા. આ 3 ટાયર સિસ્ટમ આજથી અમે અમલ કરવા જઈ રહ્યા છે. 3x3ની વાત કરીએ એટલે 3 સ્તરના કામગીરી અને 3 તબક્કાની કામગીરી. અમે અમારા માઇક્રો પ્લાનિંગમાં પહેલા તબક્કા 10th મે સુધીના લીધા છે. 10મી મે સુધી ફર્સ્ટ ફેઝ તરીકે લીધા છે. 10th મેથી એટલે 11મી મેથી 31 મે સુધી સેકન્ડ ફેઝ અને 1 જૂનથી આગળ થર્ડ ફેઝ. પાયનિયર હેલ્થ સેન્ટરના મુલાકાતે હું અને માન્ય કમિશનર શ્રી ગઈકાલે ગયા હતા. ત્યાંના વ્યવસ્થાપક, ત્યાંના તમામ ડૉક્ટરો, ને આપને ખબર હશે કે જે ગોત્રીમાં અત્યારે એડવાઇઝર તરીકે અમને મદદ કરે છે એવા ડૉક્ટર મીનુ પટેલ પણ ત્યાં મુખ્ય એડવાઇઝર તરીકે ત્યાંના એલોપેથિક હોસ્પિટલમાં સેવા આપે છે. માનદ સેવા ત્યાં પણ કન્સલ્ટન્ટ તરીકેના સેવા આપે છે. પણ પાયનિયર કેમ્પસે અમને એક મોટી ઓફર આપી છે, જેમાં 5000 સુધી જરૂર પડે તો કોરોના કેર સેન્ટર માટેના વ્યવસ્થા ત્યાં થઈ શકે. અને હાઈ સ્પીડ રેલ નેટવર્ક, એના હોસ્ટેલ જે છે ત્યાં 150ની વ્યવસ્થા ઓલરેડી અમને સુપ્રત કરી આપી છે. એમ મળીને 1500 જણા માટેના કોવિડ કેર સેન્ટર, જે નોન સિમ્પટમેટિક પેશન્ટ્સ માટેના 1500ની વ્યવસ્થા ઓલરેડી તૈયાર ઉપલબ્ધ છે. પાયનિયરમાં 1000, ITI આજવા રોડ 150, રાઇટ વે સ્કૂલ તાંદલજા 200
હાઈ સ્પીડ રેલ નેટવર્કના કેમ્પસમાં 150 એટલે 1500 બેડ્સની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરી છે. આજે મહત્વની વાત એ કરવા માંગુ છું, ગોત્રીમાં જેટલા નોન સિમ્ટમેટિક પેશિયન્ટ્સ છે એમને અમે ચોઈસ આપી છે કે આપને અહીંયા રહેવું હોય તો વેલકમ, બટ તમારા કદાચ આ પ્રકારે ITI આજવા રોડમાં ઉપલબ્ધ વ્યવસ્થાના ઉપયોગ કરવાની ઈચ્છા હોય તો એ પણ કરવા અમે વ્યવસ્થા કરી આપી છે. કેટલાક લોકોએ સામેથી સંમતિ બતાવીને તૈયારી બતાવી છે એટલે એમને આજે અમે ત્યાં શિફ્ટ કરીશું. નોન સિમ્ટમેટિક પેશિયન્ટ્સ જે ગોત્રી મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં અત્યારે ડોમમાં નથી પણ રેસિડન્ટ હોસ્ટેલ ફેસિલિટીમાં અત્યારે છે અને એમને કદાચ વધારે અનુકૂળ લાગે તો ITI આજવા રોડ ઉપર શિફ્ટ કરવા. એટલા માટે એમના સલામતી માટે કે ત્યાં પોઝિટિવ પેશિયન્ટ્સ જે સિમ્ટમેટિક પણ આજુબાજુ હોય અને એ લોકોને અલગથી અલાયદી વ્યવસ્થાની અપેક્ષા હોય તો એ છૂટ ખુલ્લી આપી છે. પહેલા તબક્કામાં કોવિડ હેલ્થ સેન્ટર માટે તૈયાર કરી છે અને પાયનિયર કેમ્પસમાં પણ 70 બેડની વ્યવસ્થા કરી છે. એમ કુલ મળીને 300 બેડની વ્યવસ્થા કોવિડ હેલ્થ સેન્ટર એટલે બીજા સ્તરના સેવા માટે અને સૌથી ક્રિટિકલ કેર એટલે ડેડિકેટેડ કોવિડ હોસ્પિટલ માટે ગોત્રીમાં જ ડોમ સ્ટ્રક્ચરના અંદર 120 બેડ છે. રેલવે હોસ્પિટલ ડિવિઝનલ હોસ્પિટલ જે છે એના 50 બેડ અને સુમનદીપના ICU સહિતના 30 બેડ એ 200 બેડની વ્યવસ્થા પહેલા તબક્કામાં ક્રિટિકલ કેર માટે ઉપલબ્ધ છે. અંદાજ મુજબ ફક્ત 10 થી 15% જ આ વ્યવસ્થાની જરૂર પડતી હોય છે, એના કરતાં ઓછી જરૂર પડતા હોય છે. એટલે આ વ્યવસ્થા ઓલરેડી ઉપલબ્ધ અમે કરાવી છે. વેન્ટિલેટર્સ પૂરતા પ્રમાણમાં અત્યારે છે. 100 કરતાં વધારે વેન્ટિલેટર્સ ઓલરેડી પુલિંગ કરીને તૈયાર છે અને જરૂર પડે તો ટૂંક સમયમાં આની સંખ્યા વધારવા માટે પણ કેપેસિટી છે. રાજ્ય સરકાર ઓલરેડી વેન્ટિલેટર્સ લો કોસ્ટ વેન્ટિલેટર્સ માટે નવા એક ઇનોવેશન રાજ્ય સરકારે કર્યું છે. એની ઉપલબ્ધતા પણ આવતા દિવસોમાં વડોદરાને મળશે. બીજા તબક્કા માટેના 10th મે થી 31st મે સુધીના ખૂબ સારા પ્લાનિંગ અત્યારથી કરી રાખ્યું છે અને ત્રીજા તબક્કા 1 જૂન ઓનવર્ડ્સ જે છે એની પણ તમામ તૈયારીઓ અમે કરી રાખી છે. और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पूरा विश्व लॉकडाउन में है. हर शहर हर गांव के लोग लॉकडाउन के तहत काफी परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं. हमने दौरा किया था वडोदरा से ही नजदीक देना गांव का. क्या कहते हैं देना गांव के लोग और क्या परेशानी से जूझ रहे हैं देना गांव के किसान, देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट. वडोदरा हरनी से सटे देना गांव हम पहुंचे हैं और देना गांव वैसे भी जाना जाता है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए. एक और मंदिर है तो एक और दरगाह और यहाँ पर मिक्स आबादी है. देना गांव से एक रास्ता जाता है व्यासेश्वर महादेव की ओर. प्रसिद्ध शिवजी मंदिर. 2500 से ज़्यादा की आबादी वाले देना गांव में लॉकडाउन के तहत क्या परिस्थिति है. ऐसी भी एक खबर आई है हमारे पास कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में बस्ती में रहने वाले लोग हैं और उनकी परिस्थिति ज़्यादा गंभीर है. अभी तक खाना पहुँचता था उन तक संस्थाओं द्वारा, मगर अब जब से संस्थाओं पर बैन लगी है कि खाना वो नहीं दे सकते, उसके बाद में उनकी परिस्थिति में काफ़ी परेशानियां खड़ी हुई हैं. APL BPL का जो राशन वितरण का कार्यक्रम था उसके तहत भी काफ़ी सारी मुश्किलें सामने आई है. कुछ लोगों को राशन मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है. ऐसी परिस्थिति में ये लोग कैसे कर रहे हैं गुजारा वो जानते हैं. राशन कार्ड કયું છે તમારી પાસે? BPL છે. મળી ગયું રાશન? મળી ગયું. અને કેટલા સદસ્ય છો? કેટલું રાશન મળ્યું તમને? 25 કિલો ઘઉં હા. અને 10 કિલો ચોખા હમ. અને કિલોની દાળ. કિલો દાળ. કામ શું કરો છો? ખેતર મજૂરી કરે.
ખેતરમાં કામ કરો છો તો અત્યારે ખેતરમાં કામ ચાલુ છે બંધ હવે તો બંધ છે બધું તો કેવી રીતે હમણાં ઘર કેવી રીતે ચાલે છે બંધ. ચલાવવું જ પડે ને. હા કોઈ મદદ મળી છે તમને કોઈ પહેલા મદદ કરવા આવ્યું હતું આ જ્યારે લોકડાઉન શરૂ થયું ત્યારે કોઈ મદદ કરવા આવ્યું કશું આપવા આવ્યું કોઈ સંસ્થા કે કોઈ કશું કોઈ નહીં એક વખત આવ્યા હતા અનાજ આપવા અનાજ આપવા આવ્યા હતા કેટલું અનાજ આપી ગયા હતા એટલે હા 5 કિલો લોટ हाँ અને ચોખા 5 કિલો દાળ 2 કિલો बस પછી કોઈ નથી આવ્યું ના પછી કોઈ નથી. इस हाल में भी हंसते हंसते बात करना ये हम हिंदुस्तानियों की आदत होती है क्योंकि हम हर हाल में जीना सीख लेते हैं કેટલું મળ્યું રાશન બધાના નામ છે એમાં કાર્ડમાં તો પછી કેમ એક જ જણનું મળ્યું પૂછ્યું નહીં તમે ના તો તમારી પાસે રાશન છે ઘરમાં બધું ખાઈ શકો એટલું હમણાં બધું બંધ છે તો છે ને થોડુંક હા થોડુંક છે થોડુંક છે હા. પૈસા છે પૈસા શાકભાજી વગેરે ક્યાં કેવી રીતે લાવો છો પૈસા નહીં પૈસા નથી સરકારે જે પૈસા તમારા અકાઉન્ટમાં નાખો તમે બેંકમાં અકાઉન્ટ ઓપન કરાયું હતું જનધનમાં ખાતું છે બેંકમાં ખાતું નથી ખાતું તો તમારે પૈસા કોઈ દિવસ આવતા નથી સરકાર તરફથી ના नहीं आता जिस तरह सरकार कहती है कि हर उस गरीब के खाते में जमा हो जाएगी राशि ये कोरोना वायरस के तहत जो फंड दिया जा रहा है अब जिनके अकाउंट ही ओपन नहीं हुए हैं उन तक पैसे कैसे पहुंचेंगे बहुत सारी मुश्किलें हैं सरकार के सामने उससे ज़्यादा लोगों की मुश्किलें ज़्यादा हैं क्योंकि उनको उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे चले वो उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल की बात है हर बड़े शहर में हर जगह पर उज्ज्वला के बड़े बड़े होर्डिंग्स नज़र आते हैं कि उज्ज्वला के तहत इतने घरों में हमने गैस सप्लाई की है सरकार की ओर से यहाँ अभी भी वो उज्ज्वला ने उजाला नहीं किया है और यहाँ अभी भी चूल्हा जलाना पड़ रहा है और ये वडोदरा शहर से बहुत नज़दीक का गांव है बहुत ज़्यादा इंटीरियर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है बहुत नज़दीक का गांव है अगर वडोदरा से नज़दीक में ये उज्ज्वला की स्कीम के तहत गैस सिलेंडर नहीं पहुँचे हैं तो दूर तो सोचना होगा ये जो समय है इस समय में सरकार की ओर से क्या क्या सुविधाएं मिली है और यहाँ के लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं मैडम सुविधा के अंदर तो अभी फ़िलहाल हमने रेशन कार्ड के अंदर जो लोड भेजा है और सबको अनाज देना है जी इस तरह से गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया है उसके बारे के अंदर रेशन कार्ड के मेंबर से उस जवाबदार व्यक्ति को हम मिले जी उसने बोला कि हमारे गांव के जो 400 कार्ड धारक है जी उसके अंदर से 200 का फिंगर आया है और 200 को अनाज मिला है जी उसके अलावा मेरे गांव के अंदर जो कार्ड धारक नहीं है उनको आधार कार्ड के हिसाब से रजिस्ट्रेशन किया और उसके बारे के अंदर भी ऊपर बात किया मैंने मामलेदार के पास मैं खुद गया था उनसे रजूआत करी बोले भाई ऊपर से जिस तरह से आएगा इस तरह से आपको मिलेगा जी उर्वाठा में जाओगे कलेक्टर साहब के पास जाओगे मेरा जो जवाब है वही आपको मिलेगा जी तो दिव्या भास्कर तरफ से हमको जो किट मिला था तो हमने ऐसा डिसाइड किया कि जिसके रेशन कार्ड नहीं है उनको अपने दिया जाए जी तो हमने उसका पंचायत से बैठ के उसका वितरण किया है जी जी और ज़रूरतमंद जो इंसान थे उनको पूरा दिया भी है और कोई बंदे ऐसा आएगा कि थोड़े दिन खाना भी खिलाया है बना के ने कुछ दाल चावल है खिचड़ी है इस तरह से अभी चला रहे मगर ये कब तक चलेगा क्योंकि सरकार ने कहा कि हम डबल राशन देंगे जी। और उसमें 200 कार्ड धारकों को मिलेगा 200 कार्ड धारक इंतज़ार में ही रहेंगे तो उसके लिए क्या प्रावधान किया है उसके लिए आपने सरकार से कोई विशेष डिमांड की है हमने जाके ये बोला कि हमको आप बताओ कोई टाइम दो कोई तारीख दो जी। तो हमारे इंसानों को हम भी यहाँ के जो आते हैं तो हम भी उनको बता सकते कि भाई ये तारीख को आपको मिलेगा जी जी मगर उधर से ऊपर से जो जवाब आएगा वही आपको हम बता सकते हैं हम आपको ठोस जवाब नहीं दे सकते कि ये तारीख को आपको मिल सकता है जी जी तो मामलेदार को हम खुद में जाके मिले थे गांव के मेंबर 4 यानी जन को अभी लेके। तक आपके पास में कोई ठोस जवाब नहीं आया मिला है अभी तक। बस इंतजार ही करना है सारी महिलाओं के खाते में 500 रुपए सरकार द्वारा
दिए जाने वाले थे। शहरों में तो सभी के खाते में आ गए हैं, यहाँ भी आ गए हैं क्या? नहीं मैडम, यहाँ पे हमने एक्चुअली जाके बैंक में 2-4 लोग के थे जो एंट्री कराई वहाँ पे जी। तो रीज़न वहाँ पे एंट्री तो बोलती नहीं, तो हमने आगे पूछा, बोले आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा तो ये आपके अकाउंट में आएगा। 80% जो पब्लिक है जो मजदूरी करके खाते, अब 500 रुपये उनके लिए तो बहुत बड़ी रकम होती है। हम लोग जो मामलतदार में गए वहाँ भी बोला, तो बोले DSO में आगे आप चेक करो, गवर्नमेंट ने हम आगे तुम जाके बोलो। अब कहाँ पे जाएगा, हम किसको बोलेंगे? जो जाते हैं मामलतदार के पास जाते तो बोले प्रांत के जाते आगे हम DSO में करेंगे, DSO बोलते कलेक्टर में जाएंगे, तो अब कहाँ तक? वो तारीख पे तारीख वाली बात है, यहाँ से टेबल टू टेबल घूमते ही रहना है और हर जगह से जवाब एक ही मिलेगा कि उस जगह जाओ और उस जगह जाओ, जवाब उनको ठोस नहीं मिलता है। इसके साथ में एक और बात जैसे उन्होंने बताई कि जिनके पास में मोबाइल नहीं, यानी जिनके नंबर लिंक नहीं है, उनको ये पैसे नहीं मिलेंगे। जो व्यक्ति 500 रुपये के इंतज़ार में बैठा हो कि मुझे ये 500 रुपये मेरे घर खर्च में काम लगेंगे, वो व्यक्ति मोबाइल कहाँ से लाएगा? सरकार चाहती बहुत कुछ है, योजनाएं बहुत कुछ बनती है, मगर उस योजना के तहत जो घर तक वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए, उसके बीच की जो कार्यप्रणाली है ना, वो बड़ी लंबी कार्यप्रणाली हो जाती है। इसीलिए हर व्यक्ति वो योजना से वंचित रह जाता है। लॉकडाउन में क्या करते हो घर में, बताओ? कोरोना वायरस नहीं था तब भी हम लोग काम ही करते थे और अभी भी कुछ नहीं, घर में बैठे रहते हैं। हाँ, पल्ले में घूमते। यानी आपके लिए तो तभी भी लॉकडाउन था और अभी भी लॉकडाउन है। घर में तो ऐसा लगता है कि जाने जेल में पूर दिया होने वैसे लगता है। घर में जेल लगती है, हाँ। मगर ये हमारे लिए अच्छा है ना कि हमारे स्वास्थ्य के लिए है। क्या जानते हो, ये कोरोना वायरस की बात है, सब लोग कह रहे हैं कोरोना वायरस बीमारी है, क्या जानते हो आप? कुछ पता है? नहीं। क्या इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ पता है आपको? हाँ, वैसे घर में रहना चाहिए, अपने मन को स्वच्छ रखना चाहिए और साफ ज़्यादातर हाथ धोने चाहिए, वैसे स्वच्छता रखनी चाहिए। स्वच्छता रखनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार हाथ धोने चाहिए। हाथ धोने चाहिए और घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? हाँ, घर से बाहर नहीं निकलना है। गांव के लोगों तक ये सारी बातें तो पहुंच चुकी है। हम जब इस देना गांव में आए थे तभी भी देखा हमने कि गांव के रास्ते को बंद कर दिया गया है ताकि लोग बाहर ना जाए और बाहर से लोग अंदर ना आए। देना गांव के ही एक किसान हैं जो अपनी कहानी सुना रहे हैं, बड़ी दर्द भरी कहानी है, आप भी सुनिए। क्या बेचने गए थे आप APMC मार्केट? कॉबीज और रिंगन जी। तो क्या हुआ फिर वहाँ पर? वहाँ ग्राहकी नहीं होती, थोड़ा बहुत बिकता है, फिर वहाँ रख के चले आते हैं। जी। हाँ, धंधा ही नहीं होता वहाँ। तो वहाँ के जो व्यापारी है वो बेच के देते हैं, ऐसा हमें तो पता चला था। नहीं देते, दूसरे दिन जाते हैं तो सब माल ऐसा के ऐसा ही पड़ा रहता है, फिर गायों को डाल देना पड़ता है। जी। तो अभी तक कितना नुकसान हुआ आपको? पहले वो 30-33 हज़ार का होता था, अभी 10 हज़ार का भी नहीं हुआ। ओहो। बहुत घाटा है और फिर बिगड़ गया, वो गाय को डाल देते थे, दूसरे दिन तो माल बिगड़ ही जाता है। जी जी। हाँ, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की कोई भी सुविधा नहीं है जहाँ पर इस सब्जी को रखा जा सके। आप कुछ बता रहे थे प्याज के मसले में, क्या है वो मसला? गाँव के अंदर कम से कम 1200 मन प्याज अभी तैयार है। अब वो जो ग्राहक सिटी के अंदर पूरे है, अभी मार्केट में जाने के लिए तकलीफ है, हाथी खाने में जाने के लिए तकलीफ है। अब ये प्याज को कहाँ जाके इन्वेस्ट करना? तो एक खेडूत आते मेरे को बोले तुम कुछ परिपत्र लिख के दो, मगर वो परिपत्र में कैसे लिखूं और किसकी परमिशन से लिखूं कि जो खेडूत का जो माल अभी तक संभाला है उसको पैसा कुछ मिल सके। उसके लिए मेरी गुजारिश है कि ऊपर कुछ रजूआत करने से अगर देना गांव के अंदर जो खेडूतों का है नुकसान, अगर उसका भरपाई होता है, उनको सीधा दाम मिलता है, तो उसको 2 पैसा उसको मिल सकता है और उसकी लाइफ का भी कुछ बन सकता है। मगर ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो गेहूँ भी निकल चुके हैं और उसके अलावा अभी प्याज भी निकल चुकी है और खेती के काम सब पूरे हो चुके हैं। लॉकडाउन में यहाँ के किसानों की जो आय है ना, उस पर लॉक लग गया है। हमें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचना है, मगर उसके साथ साथ में बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो रही है और सबसे ज़्यादा जो टूट रहा है वो किसान और छोटे मोटे जो व्यापारी हैं, उनकी परिस्थिति ज़्यादा गंभीर होती जा रही है।
अब रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप देखते रहें VNM न्यूज। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. अम्बे विद्यालय एंड जय अम्बे विद्यालय केजी से 12th साइंस कॉमर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां स्वच्छ सुंदर वातावरण में शिक्षा के साथ होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। स्टूडेंट के लिए स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्राइंग रूम, ऑडिटोरियम, वेल इक्विप्ड लैब की सुविधाएं। एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स को दिया जाता है डांस, कंप्यूटर, म्यूजिक और मल्टीमीडिया का भी नॉलेज। एडमिशन ओपन फॉर KG to 8th क्लास। आज ही प्रवेश फॉर्म प्राप्त करें और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें। अम्बे एंड जय अम्बे विद्यालय, बिहाइंड रिदम हॉस्पिटल, समाहरणी रिंग रोड, वडोदरा 22। नंदेश्री इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा कोविड-19 के मरीजों के सैंपल लेने के लिए एक विशेष यूनिट तैयार किया गया है, जो आज गोत्री और SSG अस्पताल को सुपुर्द किया गया। वडोदरा के नंदेश्री इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा एक अनोखी पहल की गई है, जिसमें कोरोना वायरस के मरीजों के सैंपल लेने के लिए एक विशेष यूनिट तैयार किया गया है, जिसमें मरीजों के सीधे संपर्क में आए बिना उनकी जांच और उनके सैंपल ले पाएंगे। विधायक जीतू सुखड़िया के अनुरोध पर नंदेश्री इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा स्पेशल कारीगरों की सहायता से ये 2 यूनिट तैयार किए गए हैं, जो SSG हॉस्पिटल और गोत्री के कोविड अस्पताल को दिए गए। इस मौके पर OSD डॉक्टर विनोद राव, विधायक जितेंद्र सुखड़िया, नंदेश्री इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबूभाई पटेल उपस्थित रहे। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये विशेष सैंपलिंग यूनिट नंदेश्री इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने बनाया है। જીતુભાઈ સુખડિયા તરફથી જસ્ટ એક કોલ આવ્યો અમને કે તમારી ફાર્મા યુનિટ છે, તો જે આ કોરોના વાયરસનું સેમ્પલિંગ કરવાનું આવે તો એવું કંઈક બંધ યુનિટ તમે બનાવી શકો છો, કારણ કે તમે અશક્ય સેમ્પલિંગ તમારા ફાર્મા યુનિટના કરો છો। એટલે તરત જ અમે કોરિયનની જે એક વિડીયો જોયો, એમાં જોયું કે ભાઈ આ રીતે આખી ક્લોઝ યુનિટ એક બની શકે। એટલે આમાં જેટલી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ અમારે એક દિવસ અમારો એમાં ગયો કે આમાં વધારે પડતી આપણે શું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરી શકીએ, એ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ અમે જોઈ લીધી અને અમે આ વસ્તુનું અમારે રોજના રોજ કંઈ ને કંઈ અમારે ત્યાં ફાર્માસ્યુટિકલ યુનિટમાં બનતું રહે છે અમારા સેમ્પલિંગ માટે। એટલે તરત જ આ માણસ સામેવાળાના જે કોરોના વાયરસ થયો હોય એના કોન્ટેક્ટમાં ના આવે એવી રીતે ડૉક્ટર આ સેમ્પલ બહુ સારી રીતે લઈ શકે। એટલે તરત જ અમે એની ઉપર વહી ગયા અને 3 દિવસની અંદર અમે આ 2 યુનિટ અમારી પાસે જે કંઈ સામગ્રી અવેલેબલ હતી એનાથી કરીને અમે આપી દીધું છે। નંદેસરીના ઉદ્યોગકારો તરફથી મને માહિતી મળી કે એ લોકો આ પ્રકારના ટેસ્ટિંગના બૂથ બનાવી શકે એમ છે અને કોરિયાનું આવું એક બૂથ બનાવેલું અમે જોયું। એમની સાથે ચર્ચા કરી કે ચોક્કસ આવા સારા બૂથ બનાવી શકીએ એમ છે આપણે। મેં મિસ્ટર રાવ અને ઉપાધ્યાય આપણા કમિશનર એ લોકો સાથે વાત કરીને એમની સાથે મેળાપ કરાવી આપ્યો ને અમારી રિક્વાયરમેન્ટ જણાવી વડોદરા કોર્પોરેશને। મારે કહેવું છે કે 3 દિવસના ટૂંકા ગાળામાં કોરિયાનું પણ જે બૂથ બની છે, જે કેબિન બની છે, એના કરતાં વધારે સારી ક્વોલિટીનું બૂથ આ લોકોએ આપણા નંદેસરીના આપણા લોકોએ બનાવીને મૂકી છે। આજે 2 યુનિટ આજે ગોત્રી હોસ્પિટલમાં ઇન્સ્ટોલ કર્યા છે। વધારાની જરૂરત હશે તો એ પણ એ લોકો પ્રોવાઈડ કરશે। સાઉથ કોરિયામાં સેમ્પલિંગ કિયોસ્ક હોય કે જેમાં કેબિનની અંદર ડૉક્ટર ઊભા રહે, બહારથી 2 હોલમાંથી ગ્લોવ્સ દ્વારા દર્દીના નાકમાંથી કે ગળામાંથી સેમ્પલ લઈ અને નો ટચ ટેકનિકથી પાછું સેમ્પલ એની ટેસ્ટ ટ્યુબમાં મૂકી દેવામાં આવે અને જે તે જગ્યાએ સેમ્પલિંગ માટે જાય। તો જે માઇક્રો ડ્રોપલેટ પ્રિકોશન ડૉક્ટરોએ લેવાના છે એના માટે મશીન ખૂબ કારગર નીવડશે, કારણ કે ડૉક્ટર અંદર જે ઊભો છે એ ટોટલી સેફ રહેશે। જ્યારે પેન્ડેમિક દરમિયાન રોજના સેંકડો દર્દીઓ આવતા હોય તો અમારા ડૉક્ટરોનું એક્સપોઝર આ માઇક્રો ડ્રોપલેટની સામે
ઘટશે અને ડૉક્ટરોને પુષ્કળ રક્ષણ મળશે. આ ગિફ્ટ બદલ બાબુ કાકા અને એમની ટીમને હું હૃદયથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. आज एपीएल कार्ड धारकों को निशुल्क राशन मिलने का इंतजार जो था वो खत्म हो गया. गुजरात सरकार द्वारा एपीएल और बीपीएल कार्ड धारकों को निशुल्क अनाज देने का वादा किया गया था और जिसमें एपीएल 1 के कार्ड धारकों को आज निशुल्क राशन दिया गया, जिसके तहत वडोदरा शहर की सभी सस्ते अनाज की दुकानों के सामने काफ़ी भीड़ देखी गई, मगर उसमें खास बात ये देखी गई कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आज राशन वितरित किया गया. उसी के साथ में एक और जो बुरी खबर कल आई थी वो ये थी कि भार्गव पटनी 27 वर्षीय भार्गव पटनी की कोरोना वायरस संक्रमित थे वो, और उनकी कल मौत हुई थी और वो सस्ते अनाज की दुकान चला रहे थे. तो आज सभी सस्ते अनाज की दुकान के व्यापारियों ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए काली टी शर्ट पहनी और उनको श्रद्धांजलि दी. आज से 4.17 लाख एपीएल 1 कार्ड धारकों को निशुल्क राशन वितरण का प्रारंभ हुआ है. वडोदरा जिले में नॉन एनएफएसए कार्ड धारकों को भी इसका लाभ मिल पाएगा. निशुल्क अनाज वितरण का लाभ लेने अकोटा इलाके की कई दुकानों में लोगों की कतारें देखने मिली. लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने एक राशन कार्ड पर 10 किलो गेहूं, 3 किलो चावल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो चना दाल वितरित किए जा रहे हैं. सरकार की योजना के तहत जिन लोगों के आधार कार्ड में लास्ट अंक 1 और 2 होंगे उन लोगों को आज राशन दिया गया. पुलिस ने भी वहां खड़े रहकर लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया ताकि लोगों को दिक्कतें न आए. ઘણી સરસ કામગીરી ચાલે છે. અત્યાર સુધી જે લાભાર્થીઓના કાર્ડનો જથ્થો નહોતો મળતો એ લોકોને સરકારે વિના મૂલ્યે આપવાની પ્રથા ચાલુ કરી છે એપ્રિલ માસ પૂરતું. અત્યાર સુધી મારે ત્યાં 123 કાર્ડ ધારકો જથ્થો લઈ ગયા છે. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल शांति चाले છે. वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमित 27 वर्षीय भार्गव पटनी की कल मौत हुई है, जो नागरवाड़ा में सस्ता अनाज की दुकान चलाते थे. उन्हें श्रद्धांजलि देने सभी सस्ता अनाज दुकानों के धारकों ने काली टी शर्ट और काली पट्टी धारण कर शोक प्रकट किया. सरकारना नियम प्रमाणे एपीएल 1 धारकोने शांतिपूर्वक અને લાઈન પાડીને જે સરકારના નિયમ અનુસાર અમે એમનું ઘઉં ચોખા ચણા અને ખાંડનું વિતરણ કરી રહ્યા છે અને એમાં અમે કોઈ તકલીફ પડવા દેવાના ગ્રાહકોને નથી. અને બીજું કે અમારા જે અમારા દુકાનના અમારા ફેર પ્રાઇસ શોપના જે અમારા નાના 27 વર્ષના ઉંમરના ભાર્ગવ પટની નામના જે વ્યક્તિ હતા એમનું મરણ થયું છે, જે કોરોનાથી મરણ થયું છે, એને અમે કાળી જર્સી અને કાળો શર્ટ પહેરીને એને ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે. ત્યારે સરકારે જાહેર કર્યું છે એ મુજબ દુકાનદાર લાયસન્સ ધારકને 25 લાખનું વળતર મળે. 25 લાખની રકમથી આજે 1 વર્ષનું ભરણ પોષણ ના થઈ શકે, પણ સરકારે ગાઈડલાઈન બહાર પડી છે તો અમે માન્ય રાખીએ છીએ હાલ પૂરતું. એ રકમને અમારે 50 લાખ અથવા એના ઉપર કરવામાં આવે. ભગવાન ના કરે બધા દુકાનદારો સેફલી વિતરણ કરી લે, પણ તે છતાં પણ અઘટિત ઘટના ઘટે તો આ 50 લાખથી ઉપરનું વળતર સરકાર આપે. आज पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन में चल रहा है. हर शहर में लॉकडाउन के नियम सख्ती से पालन हो, उसके लिए भी प्रशासन और पुलिस मशक्कत कर रही है. आज से हर शहर में मास्क नहीं पहनने वालों को रोका जाएगा और उनसे दंड वसूला जाएगा. शहर में आज जिस तरह लोगों को रोका जा रहा है और साथ साथ में दंड वसूलने का काम भी किया जा रहा है मास्क नहीं पहनने वालों को, और उसमें एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र जुड़े हैं साथ में, और वडोदरा शहर के हर वार्ड विस्तार में वीएमसी के कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं मास्क नहीं पहनने वालों को रोकने के लिए. कोरोना संक्रमण रोकने गुजरात के कई शहरों में मास्क अनिवार्य कर दिए गए हैं, जिसमें वडोदरा भी शामिल है. मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को पहले 1000 और दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 के दंड का प्रावधान है. वडोदरा में आज से इस ऐलान का पालन शुरू कर दिया गया, जिसके तहत वीएमसी की विभिन्न टीमों द्वारा वार्ड वाइज दंड लिया जा रहा है. वीएमसी की इस कार्यवाही में एमएस यूनिवर्सिटी की सोशल वर्क फैकल्टी के छात्र भी सहयोग कर रहे हैं.
जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये कोरोना वायरस जैसे महामारी पूरे दुनिया में है, तो एज अ NSS वॉलंटियर हम लोग बड़ौदा में अलग अलग एरिया में एज अ ट्रैफिक पुलिस को हेल्प कर रहे हैं और आम आदमी को जो भी एक संदेशा देते हैं कि आप लोग बगैर काम बाहर मत निकलो, घर पे रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। और जो लोग मास्क नहीं पहनते उन लोगों को भी हम लोग एज एडवाइस देते हैं कि आप मास्क पहनो, मास्क पहनना क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हम उनको गाइड करते हैं और घर पर रहने का उन लोगों को संदेश देते हैं। हम लोग को वैसे भी ये सिखाया गया है कि जो भी NSS वॉलंटियर्स हैं और NCC कैडेट्स हैं, उनको अगर कोई भी तकलीफ़ आए देश पे या दुनिया पे तो उनको मदद के लिए आना चाहिए। तो हम लोग गवर्नमेंट से बात करके हम लोग यहाँ पे मदद करने आए। हम लोग पुलिस के साथ यहाँ पे ड्यूटी करते हैं और जो लोग मास्क नहीं पहनते या तो काम के बगैर बाहर निकले उन लोग को हम लोग जो भी दंड है वो उन लोग को देना पड़ता है। आज हमारा म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीના આદેશ અનુસાર જાહેર રસ્તા પર જે માસ્ક વગરના વ્યક્તિ લોકો ફરતા હોય છે તે લોકોને દંડ રૂપે 1000 રૂપિયાની દંડ કરવામાં આવે છે। અત્યાર સુધી 1 કલાકમાં અમે 2 વ્યક્તિઓને પકડ્યા છે ને 2 પાવતી એમણે બનાવેલી છે ને 2 જણને દંડ વસૂલ કરેલો છે। वीएनएम न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए वीएनएम न्यूज। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। जितनी तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उतनी ही तेजी से हमारी लड़ाई भी बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इसके सामने लड़ रहा है। हर निजी संस्थाएं, हर विभाग, स्थानीय प्रशासन, सरकार बहुत सारी कोशिश कर रही है कोरोना महामारी से बचने के लिए। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में BSF के जवानों ने PPE किट और मास्क बनाने का एक प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया है, जिससे ये महामारी से हम बच सके और डॉक्टर और जो मरीज हैं उनको सही तरीके से इलाज हो सके। मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बीमारी से बचने के लिए। हर जगह निजी संस्थाएं भी मास्क बनाने लगी है। कई जगहों पर इसके लिए विशेष वर्कशॉप शुरू कर दिए गए हैं। ऐसा ही एक वर्कशॉप शुरू हुआ है प्रतापनगर पुलिस हेडक्वार्टर में, जहां पर पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं पुलिस कर्मियों के परिवार की महिलाएं रोज़ाना 500 मास्क बनाती है और ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे शहर में। कोरोना से लड़ने के लिए वडोदरा शहर पुलिस काफी मुस्तैद है और इस लड़ाई में उनका साथ उनका परिवार भी दे रहा है। प्रतापनगर हेडक्वार्टर्स की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर में 14 महिलाएं जो पुलिस कर्मचारियों के परिवार से जुड़ी हैं, रोजाना 500 जितने मास्क बना रही है और ये मास्क पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवारों में बांटे जा रहे हैं। आज गुजरात सरकार द्वारा APL 1 के कार्ड धारकों को निशुल्क राशन वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। हर राशन की दुकान पर किस तरह से राशन वितरण हो रहा है, कहीं कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं, ये सारी चीज़ों का जायजा लेने के लिए जिलाधीश शालिनी अग्रवाल ने छानी की 2 दुकानों का दौरा किया।
राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क राशन वितरण जरूरतमंदों को किया जा रहा है। इस व्यवस्था का जायजा लेने जिलाधीश शालिनी अग्रवाल छानी की 2 दुकानों पर पहुंची। वहां उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क समेत की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही राशन लेने आने वाले लोगों को आ रही दिक्कतों की भी जानकारी हासिल की। 4,70,000 કરતાં વધારે કાર્ડ ધારકોને નોન એનએફએસએ APL 1માં લાભ મળવાનું છે અને 17 લાખ કરતાં વધારે લોકોને આ લાભ મળવાનું છે। ખૂબ મોટી કામગીરી આ આખા સમગ્ર જિલ્લામાં કરવામાં આવી રહી છે। અત્યારે સુધી જેટલું પણ વિતરણ થયું છે એનાથી ઘણી ગુણા વધારે કામગીરી ખૂબ મોટા પાયા ઉપર કરવામાં આવી રહી છે। અને આજે અમે દુકાનમાં આવ્યા છે ત્યાં બધા લોકોએ માસ્ક પહેર્યા છે, હેન્ડ સેનિટાઈઝર રાખ્યું છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ માટે सर्कल वगैरह दौरवामां आव्या छे, पोस्टर जो छे बोर्ड छे ए लगाववामां आव्युं छे। तो अहींया बधुं ज आ लोकोए व्यवस्था करी छे अने आ 13મી તારીખથી લઈને 18મી તારીખ સુધીમાં બધું વિતરણ કરવાનું છે। કયા રેશન કાર્ડવાળાને કઈ તારીખે મળશે એમની તમામ વિગતો આ લોકોએ બોર્ડ ઉપર લગાવી છે। પ્રિન્ટ મીડિયામાં પણ એમની ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયામાં પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે અને લોકોને હું આશ્વસ્ત કરવા માંગુ છું કે બધા સુધી રેશન પહોંચશે। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। उसी के साथ में एक और बात भी खास ख्याल रखनी है, हाथ धोते रहना है। और तीसरी बात है कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तब मास्क जरूर पहनकर निकला जाए। और इसी को लेकर सरकार भी अब काफी सख्ती बरत रही है। आज से मास्क नहीं पहनकर बाहर निकले हुए लोगों से दंड भी वसूला जाएगा। ऐसे में वडोदरा शहर की पगदंड संस्था द्वारा प्रोजेक्ट सहयोग के तहत मास्क बनाए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में यहां मास्क बनाने के लिए लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। कोरोना वायरस से फैली बीमारी से मास्क हमारी रक्षा कर सकता है और अब सरकार ने भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में शहर की संस्था पगदंड द्वारा प्रोजेक्ट सहयोग के नाम से कॉटन के मास्क बनाने की पहल की जा रही है, जिसमें मल्लिका दंड, नमन परीख, वैलिशा पटेल जैसे युवाओं का विशेष सहयोग है। ये कॉटन के मास्क वीएमसी के सहयोग से निःशुल्क वितरित किए जाएंगे और इस अभियान के जरिए जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार भी दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट सहयोग, जिसमें हम उन लोगों को कॉटन मास्क देने की कोशिश कर रहे हैं जो जरूरतमंद है और इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से जिन कारीगरों के पास रोजगार नहीं है हम उन्हें रोजगार दे सकें। पगडंड की सहायता से अभी तक हमने 8 महिलाओं को रोजगार दिया है। हमारा गोल है कि आने वाले 4 सप्ताहों में हम 50,000 मास्क तक बनाएं और डिस्ट्रीब्यूट करें। मैं आपसे विनती करती हूँ कि ये इस प्रोजेक्ट को सफल करने के लिए आप हमें मदद करें। आपका छोटा डोनेशन बहुत सारे लोगों की सहायता कर सकता है। हमारे बैंक डिटेल्स की जानकारी पाने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर प्रोजेक्ट सहयोग के नाम से फॉलो कर सकते हैं या फिर पगडंड के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। आपका सहयोग सबकी सुरक्षा। अब मास्क नहीं पहनने वालों की खैर नहीं। वडोदरा शहर में जो भी घर से बाहर निकलेगा उनके ऊपर सीसीटीवी मोबाइल वैन से नजर रखी जाएगी और उनके ऊपर कार्यवाही कर दंड वसूला जाएगा। ऐसी वडोदरा शहर में कई सीसीटीवी मोबाइल वैन घूमती हो गई है जो हर तरफ नजर रखेगी। कोरोना से बचने शहर में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है और मास्क नहीं पहनने वालों से दंड भी लिया जा रहा है। ऐसे लोगों पर कार्यवाही के लिए एक विशेष सीसीटीवी मोबाइल वैन तैयार की गई है जो शहर के विभिन्न इलाकों में लोगों पर नजर रखेगी। इस वैन में 360 डिग्री मूवेबल कैमरा है और वैन के अंदर कंट्रोल रूम भी है जहां से लोगों पर नजर रखी जा सकती है। આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે વડોદરા સાથે ગુજરાત દેશ અને આખું વિશ્વ છે કોવિડ-19ની મહામારી સામે જંગ લડી રહ્યા છે। આના જ એક ભાગરૂપે ગઈકાલે માનનીય કમિશનર શ્રી વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને એક જાહેરનામું બહાર પાડ્યું અને આજે તારીખ 13મી એપ્રિલ સવારે 6 વાગ્યાથી આ જાહેરનામું અમલમાં આવ્યું અને એમાં કોઈપણ વ્યક્તિ મોઢે માસ્ક અથવા તો હેન્ડકર્ચીફ અથવા તો દુપટ્ટો એ રીતે પોતાનું મોઢું અને નાક કવર કર્યા સિવાય જાહેર જગ્યા પર બહાર નહીં આવી શકે અને જો આ રીતે કોઈ બહાર આવતા પકડાય તો પ્રથમ વખત 1,000 રૂપિયા દંડ અને એના સિવાય બીજી કે વધારે વાર પકડાય તો 5,000 રૂપિયા સુધીના દંડની જોગવાઈ આ જાહેરનામામાં કરવામાં આવી છે।
હવે આ જાહેરનામાના અમલીકરણ માટે આપણે વડોદરામાં કોર્પોરેશનમાં કુલ 12 વહીવટી વોર્ડ છે. આ 12 વહીવટી વોર્ડમાં 3 ટીમ એક અધિકારીની 3 ટીમ બનાવેલી છે, જેમાંની POS મશીન સાથેની 2 ટીમ 2 અલગ અલગ જગ્યાએ વોર્ડ દીઠ પોલીસનું જ્યાં ચેકપોસ્ટ હશે ત્યાં પોલીસ ટીમની સાથે રહીને આ કામગીરી કરશે, જ્યારે એક ત્રીજા અધિકારીની ટીમ છે એ મેન્યુઅલ પાવતી લઈ અને આખા પોતપોતાના વોર્ડ વિસ્તારમાં अलग अलग જગ્યાએ ફરી અને આ કામગીરી કરશે. गोत्री अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज चल रहा है. वहां आसपास की सोसाइटियों में लोगों को डर न रहे और वहां लोग संक्रमित न हो, उसी के चलते RSP अध्यक्ष राजेश आयरे ने आसपास की सभी सोसाइटियों में सैनिटाइजिंग का काम करवाया. RSP अध्यक्ष राजेश आयरे द्वारा गोत्री की कोविड हॉस्पिटल के आसपास की सोसाइटियों में सैनिटाइजिंग करवाया गया. इस इलाके में कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा होने की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है. ऐसे में अस्पताल के आसपास के इलाकों की सोसाइटियों में दवाई का छिड़काव कर संक्रमण का खतरा दूर करने की कोशिश नगर सेवक राजेश आयरे द्वारा की गई. અમારી અજય સોસાયટી એકદમ ગોત્રી મેડિકલ કોલેજની બાજુમાં જ આવેલી છે, પરંતુ અત્યાર સુધી એનું સેનિટાઇઝેશન થયેલું નહીં અને અમારા એરિયાના કોર્પોરેટર શ્રી રાજેશભાઈ આયરેને સ્પેશિયલ ફોનથી રિક્વેસ્ટ કરતાં આજે એમણે એ કાર્ય હાથ પર લીધું છે અને થઈ ગઈ છે અમારું સેનિટાઇઝેશન સોસાયટીનું. એ માટે અમે એમના આભારી છીએ. પણ સોસાયટીની દિવાલને અડીને આ મેડિકલ કોલેજના ડોમને એ બધા છે, જ્યાં આગળ પાછળ કચરો ઘણો નાખવામાં આવે છે એવું દેખાઈ રહ્યું છે. તો એની સાફ સફાઈ અત્યારે આ કોરોનાના નિમિત્તે જો જલ્દી થાય તો સોસાયટીના હિતમાં છે. અહીંની જે ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ એવી છે કે હોસ્પિટલ માટે જવા માટે રસ્તાઓ કેટલીક વાર ખબર નથી પડતા. તે સમય દરમિયાન બધા જ લોકો કોઈપણ સોસાયટીઓમાં ઘૂસી જાય છે અને તમે જુઓ છો કે દરેક જગ્યાએ પાનને પડીકી લઈને મોડામાં ખાતા હોય છે. કોઈપણ સોસાયટીઓમાં જાય અને થૂકતા જાય. એવી રીતના આજુબાજુના 102 પેશન્ટ છે અને તો એમના દર્દીઓ ગણો તો ઓછામાં ઓછા 500 થી 600 દર્દીઓની એમના સંબંધીઓની અહીંયા રોજની આવક જાવક અહીંયા ચાલુ થઈ ગઈ છે. મેં આ અંગે પત્ર પણ લખેલો કે વધારે આ વિસ્તારોમાં સેનિટાઇઝિંગ થવું જોઈએ, દરેક લોકોને તપાસ થવી જોઈએ અને બહારના લોકો અહીંયા પ્રવેશે નહીં અને સુરક્ષિત રહે એના માટેની આજે મેં માંગણી કરી છે. लॉकडाउन में नियम का पालन करना है और ये नियमों के पालन के लिए पुलिस काफी मशक्कत कर रही है. देखते हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश में पुलिस ने क्या नया तरीका आजमाया है लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए. एक और कोरोना महामारी का कहर बढ़ता ही जा रहा है और दूसरी ओर पुलिस का लोगों को घर पर ही रहने की हिदायत देने का काम भी बढ़ रहा है. ऐसे में पुलिस भी लोगों को अच्छी तरह से सबक सिखाने के लिए नए नए तरीके ढूंढ ही लेती है. उत्तराखंड ऋषिकेश में गंगा नदी निकट पुलिस ने 10 फॉरेनर्स को लॉकडाउन का भंग करते हुए पकड़ा. उन्हें सजा देते हुए पुलिस ने कागज पर 500 बार मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, ये लिखवाया. ये फॉरेनर्स ऋषिकेश के तपोवन एरिया में पकड़े गए, जो एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन है और ये लॉकडाउन हमें बहुत कुछ सिखा रहा है. मगर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हमें हमारी कुछ आदतों को छोड़ना पड़ेगा और कुछ आदतों को अपनाना पड़ेगा. क्या है ऐसी आदतें जिसे हमें अपनाना है और कोरोना संक्रमण से बचना है? ये 4 आदतें हम आपको दिखा रहे हैं और इस आदतों को समझिए और अपनाइए, तभी बच पाएंगे आप कोरोना संक्रमण से. कोरोना महामारी की वजह से इस वक्त पूरा विश्व व्यथित है. हर देश आर या पार की लड़ाई लड़ने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, लेकिन इस महामारी में हर कोई अपनी अपनी तरह से बचने की कोशिश ज़रूर कर रहा है. ऐसे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हम सभी को एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है. कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें जो इस बीमारी की ओर हमें ले जा सकती है, उन बातों से हमें दूर रहना चाहिए. इसीलिए आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिनका ध्यान रखने से आप कोरोना से बच सकते हैं. हर दूसरे इंसान में नाखून चबाने की आदत देखने मिलती है.
ये बहुत ही बुरी आदत है, लेकिन फिर भी लोगों से ये आदत जल्दी छूटती नहीं है। हमारे हाथ आए दिन हर छोटी छोटी जगहों को छूते रहते हैं। हमें पता नहीं है कि वहाँ कोरोना वायरस है या नहीं। ऐसे में नाखून चबाने की आदत की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। खासकर छोटे बच्चों में ये आदत बहुत देखने मिलती है। इसीलिए बच्चों को हाथ धोने का और नाखून नहीं चबाने का संदेश पेरेंट्स को ज़रूर देना चाहिए। आप भी इस बात का ध्यान रखें और अगर आपको नाखून चबाने की आदत है तो इससे तुरंत निजात पाए, क्योंकि नाखून चबाने की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा है। ऐसी दूसरी आदत है कील मुहासे फोड़ने की आदत। लड़कियों में ये आदत सबसे ज़्यादा देखने मिलती है। कील मुहासे हमें पसंद नहीं होते, इसलिए बार बार उंगलियों से हम उसे छूते रहते हैं या फिर फोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से सबसे बड़ी हिदायत हमें यही दी गई है कि हाथों को चेहरे से दूर रखें, चेहरे को जितना कम हो सके उतना छुए। ऐसे में कील मुहासे फोड़ने की समस्या की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा है, तो कील और मुहासों को फोड़ने की कोशिश ना करें और अपने हाथ अपने चेहरे से दूर ही रखें। बालों में कोरोना के वायरस कुछ घंटों तक रह सकते हैं। हम बार बार अपने हाथ तो सैनिटाइज करते हैं, लेकिन बार बार बाल नहीं धो सकते, इसीलिए बालों को हाथों से दूर रखना चाहिए। बार बार बाल में हाथ फिराने की जो आदत है वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, इसीलिए इस आदत से दूर ही रहे, जिससे आप अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। जब हम लोग बाहर जाकर आते हैं तो अपने आप को पूरी तरह से सैनिटाइज करते हैं, नहा लेते हैं, अपनी चीज़ों को सैनिटाइज करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और आदत अपनानी चाहिए, वो है अपने बेडरूम की चादर को हर रोज़ बदलने की। किसी न किसी तरह अगर हमारे बेडरूम की चादर तक वो वायरस पहुंच जाए, इसीलिए उसे रोज़ रोज़ धोना चाहिए ताकि वायरस का खतरा टाला जा सके। इसके साथ साथ और भी कई आदतें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हाथों को बार बार धोए, अपनी हर छोटी से छोटी चीज़ को सैनिटाइज करें, मुंह पर से मास्क ना निकालें। इन आदतों की वजह से आप कोरोना संक्रमण के खतरे को पूरी तरह से टाल सकते हैं। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए अपडेट्स के साथ में। वीएनएम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर आप हमें लाइक भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। यूट्यूब पर वीएनएम को देखने के लिए सिर्फ आपको करना है वीएनएम टीवी और बेल आइकन दबाना है। हमेशा सुरक्षित रहें। कोविड-19 से अगर बचना है तो सभी नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क पहने और बार बार हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। तभी हम अपने आप को, परिवार को और पूरे देश को स्वस्थ रख पाएंगे। नमस्कार।